बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यूस प्रोसेस पढ़ा है सोप मैन्युफैक्चरिंग का, और इसके अंदर हमने ग्लिसरीन की जो रिकवरी थी उसको भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम ग्लिसरीन की रिकवरी का जो जनरल एक्सप्रेशन उसको देखेंगे, और उसके साथ सोप के अंदर इस्तेमाल होने वाले उनको भी ग्लिसरीन की रिकवरी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने की थी दोनों प्रोसेस से, कंटिन्यूस प्रोसेस से भी और बैच प्रोसेस से भी की थी, जिसमें हमें दोनों तरीके से रिकवर होती है। लेकिन जो हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस है ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस था जिसमें की रिकवरी, लेकिन उस ग्लिसरीन की रिकवरी को हम प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट करने के ग्लिसरीन की रिकवरी प्रैक्टिकली हमें क्या आंसर होती है और प्रैक्टिकली किस तरह से मिलेगी। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल यील्ड और जो एक्चुअल यील्ड है उनसे हमें प्रोसेस की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। ये बात हम सब जानते हैं, आपने पहले पढ़ी होगी कि प्रैक्टिकल यील्ड है वो हम केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, और वो बताती है कि अगर हमारे पास गिवन में आंसर हो तो उससे हमें कितना जो है वो प्रोडक्ट मिलता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक गिवन फैटी एसिड है, उससे हमें कितना फैटी एसिड जो प्रोटीन है वो मिलता है। और एक्चुअल यील्ड वो जो कि हमें प्लांट के ऊपर से मिलती है, जिसके अंदर हमारे जो ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है या जो एक्चुअल यील्ड है वो क्रिटिकल यील्ड से कम है, तो यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल यील्ड। लेकिन वो कितनी क्लोज हो सकती है और वो कितनी बेहतर हो सकती है, ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या थी। एक लिहाज से हम इस चीज को स्टडी कर रहे होंगे कि हमारा प्रोसेस कितना एफिशिएंट है जब हम फाइनली रिकवरी को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें कितने लॉसेस हो रहे हैं और कितनी चीज ऐसे जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, या वो जो फूड के अंदर जा रही है या वो किसी और प्रोसेस में किसी और जगह पर वो वहाँ पे। तो ये केमिकल इक्वेशन है, ये मैंने आपके सामने देखी ट्राइग्लिसराइड है, जब इसका हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लिसरीन बनता है और साथ में सोप मॉलिक्यूल। जो समझने की बात ये है वो ये ग्लिसरीन जो है वो ट्राइग्लिसराइड से आ रही है, और वो एक मॉलिक्यूल बनता है जब हम तीन मॉलिक्यूल जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंगली वो हम कर सकते हैं। See that पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका अपना मॉलिक्यूलर वेट एक कंपाउंड है तकरीबन 56 है, यानी कि 39 पोटेशियम का, ऑक्सीजन का 16 जो कि मिलकर बन जाता है 5 और एक हाइड्रोजन का बनता है। लेकिन जब 56 के 3 मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है ये 168 ग्राम 168 की जो नंबर है वो एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल तो ये मिलके एक लिस्टिंग दे रहे जो ग्लिसरीन का अपना वेट है वो तकरीबन 92 है, यानी कि इसके अंदर 3 ऑक्सीजन जिसको आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 और हाइड्रोजन गिने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 हाइड्रोजन। तो 8 इट मींस लाइक दैट 8 उसका वेट होगा तमाम हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16 into 48, तो 48 में 8 प्लस करें तो आपके पास वेट बन जाएगा 56, और उसके अंदर 3 कार्बन का वेट ऐड करें 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 और 56 टोटल मिलकर जो 92। तो in terms of the chemical equation, each potassium hydroxide molecule actually produces one molecule. So equation says that if we have 168 milligrams of potassium hydroxide, तो इससे यूज करें तो उसमें आगे चल के एस्टर वैल्यू के साथ क्रिएट करना, और एस्टर वैल्यू के अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम देखते हैं, तो दैट्स व्हाई आउटपुट। So 168 milligrams of potassium hydroxide is actually giving you 92 milligrams. Yeah, तो ये हमें ग्लिसरीन के 92। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करें और ग्लिसरीन की परसेंटेज फाइंड आउट करें तो 168 ग्राम जो है वो 92 हमें ऑफर कर रहे हैं, और जो हमारे पास 1 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा उसको 168 से डिवाइड करेंगे
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस्टर वैल्यू के साथ, ठीक है जी। और फिर एस्टर वैल्यू को ये इसके 1000 के साथ इस यूनिट करके परसेंटेज के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज जब हम इसका वेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एसिड वैल्यू के अंदर और स्पेसिफिकेशन वैल्यू में जिक्र करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड which are required to actually sponify 1 gram of the fats. तो वो मिलीग्राम्स जो है वो ग्राम्स में है, तो जब हमने उसको कन्वर्जन करनी है उस मिलीग्राम्स को, तो फिर हमें उसको जो है वो 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 100 जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये एक्चुअली परसेंटेज के साथ, तो आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 192 168 1000 तो ये आ जाएगा 0.0547, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस्टर वैल्यू के साथ, दैट विल गिव यू एन आइडिया that how much glycerine can be theoretically recovered from a given mass of fat or oil, ठीक है जी। तो जो आपके पास गिवन मास है फैट या ऑयल का, आप उसकी एस्टर वैल्यू कैलकुलेट कर लें, उसको आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, ज्यादा इजियर वे है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ग्लिसरीन उसे इस तरह जो है वो रिकवर की जा सकती है, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप किसी भी फैट के, किसी भी ऑयल के, सिर्फ सिंपल उसकी एस्टर वैल्यू के साथ आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें 0.0547 को, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ग्लिसरीन की रिकवरी कितनी होगी। सो परसेंटेज ग्लिसरीन रिकवरी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर ये थ्योरेटिकल यील्ड होगी, और जो आपके पास एक्चुअली प्लांट के ऊपर जो आप ग्लिसरीन रिकवर कर रहे होंगे, वो ग्लिसरीन जो है वो आपको एक्चुअल यील्ड देगी, और इन दोनों का डिफरेंस आपको बताएगा कि प्रोसेस की एफिशिएंसी जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी शानदार, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्लिसरीन फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड सो वेरी सिंपल फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो आप इसी को ही इसी के साथ ही आप एस्टर वैल्यू कर सकते हैं, और एस्टर वैल्यू आपको जानते हैं कि हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू के डिफरेंस से निकालते हैं। सो इसके लिए प्रैक्टिकली हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ एसिड वैल्यू और जो आपके पास स्पोनिफिकेशन वैल्यू उसी को यूज करना है। Moving onward, and now we are switching to the very last topic of this soaps chapter, and that is soaps additives or soap builders. uh, सोप एडिटिव्स या बिल्डर्स मोर और लेस दोनों का मतलब एक जैसा ही लिया जाता है। एडिटिव्स एक टिपिकल एडिटिव्स होते हैं जो किसी भी कंपोजिशन में हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये एडिटिव्स हैं इसके। और जो बिल्डर्स हैं पर्टिकुलरली या फिलर्स जिसको हम कह सकते हैं, वो हम यूजुअली ऐड करते हैं जो उसका वेट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह हम चाहते हैं कि सोप को जो है वो हम उसको इफेक्टिवली यूज करें और उसकी इफेक्टिवनेस बेहतर हो। खास तौर पर ये कि कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि जी ये वियर रेट क्या होता है। तो वियर रेट ये होता है कि सोप इतना भी पानी में अच्छा हल ना हो, इतना ज्यादा भी सॉल्युबल ना हो कि वो उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उसका वियर रेट बहुत ज्यादा है, वो बड़ी जल्दी गल गया और वो मिक्स हो रहा है पानी में और हल होता चला जा रहा है। और एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी टू मच हार्ड कि ये पानी में हल ही ना हो और ना इससे लेदर बने और नतीजे के तौर पर आप जो है प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन आता है। तो प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन और उसकी जो इफेक्टिवनेस है, तो इसके दरमियान एक बैलेंस जो है वो होना जरूरी है, और ये एक्चुअली जो है वो एक्चुअली कॉस्ट को डिटरमिन करता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सोप फॉर्मुलेशंस में उन तमाम एडिटिव्स का जिक्र करें जो कि सोप की फॉर्मुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, उसके एक्शन को इम्प्रूव करते हैं और उसकी कॉस्ट को भी मेंटेन करते हैं और हमें बेहतर क्लीनिंग एक्शन देते हैं, ठीक है जी। यूजुअली जो सोप्स हैं वो सोप और उसके साथ साथ कुछ अल्कलाइन सब्सटेंसेस हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम यूज कर रहे होते हैं एज ए सोप एडिटिव्स और सोप बिल्डर्स। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला बड़ा इजीली अवेलेबल सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम यूज करते हैं। ट्राइसोडियम फॉस्फेट्स जो हैं ये भी यूज करते हैं, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। हम अभी डिटेल से सब चीज़ों को देखते हैं। और ट्राइसोडियम फॉस्फेट्स जो हैं ये एक्चुअली जो हार्ड वाटर है उसके अंदर सोप का एक्शन जो इम्प्रूव करते हैं। बोरेक्स को भी हम यूज करते हैं ऑफ कोर्स, ये भी रेट को कंट्रोल करता है, सोडियम सल्फेट वगैरह। सो सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइप के फिलर यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हमारे पास उसका फाइनल यूज कैसा है। लॉन्ड्री सोप्स के फिलर्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट होंगे, टॉयलेट सोप्स के फिलर बिल्कुल डिफरेंट होंगे उसके साथ, क्योंकि लॉन्ड्री सोप्स या डिश वॉशिंग सोप्स जो है वो अल्टीमेटली उनका इम्पैक्ट स्किन के ऊपर भी देखना पड़ता है, और टॉयलेट सोप्स जो है वो उनको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसको भी हम देखते हैं कि टॉयलेट सोप्स जो है वो स्किन के लिए क्या कितने इंपॉर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स उनके बिल्डर्स के अकॉर्डिंगली वेरी करें।
लॉन्ड्री सोप्स के अंदर हम ऑफ कोर्स ये कुछ लिखा हुआ कि कुछ फिलर जो है वो सोप की कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं, उसके क्लींजिंग एक्शन को इम्प्रूव करते हैं, और समटाइम्स जस्ट फिलर ऐसे होते हैं जो कि एब्रेसिव होते हैं और अल्कलाइन इन नेचर्स हैं, जो कि चीज़ों को अपने साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे रिंस करके वॉश ऑफ कर सकते हैं और उनको यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फिलर है जो कि हम सोप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ये वेरी करते हैं इनकी अमाउंट, ठीक है, कि सोप के अंदर जो है वो इनकी परसेंटेज क्या है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे सोप के अंदर जो है वो एक्चुअली टोटल फैट्स कितनी है या फैटी मटेरियल्स कितने हैं, इनकी परसेंटेज क्या है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये टोटल फैटी मटेरियल्स लॉन्ड्री में कैसे डिफरेंट है, और दूसरा हमारे पास टॉयलेट सोप्स इसके अंदर कैसे डिफरेंट है, ठीक है जी। और अल्कलीज की अमाउंट कितनी डिफरेंट है। मैं ये चार चीज यहाँ पे बता दूं, याद रखिएगा अक्सर जो डिश वॉशर इनमें अल्कली की इजाफी अमाउंट होती है, ठीक है जी, रिलेटिवली हायर अमाउंट्स होती हैं, और वो इसलिए होती हैं कि कोई जो फैट्स या ग्रीस या इस तरह के स्पॉट्स हैं इनको मुकम्मल तौर पर साफ किया जा सके, इनको मल्सीफाई भी किया जा सके, इसके साथ क्लींजिंग एक्शन बेहतर हो सके, वो जो ऑयल या फैट वो जो डिपॉजिटेड है वो इस इजाफी अल्कली के साथ है। जबकि ऑन द अदर साइड जो हमारे पास फैट्स या ऑयल्स के सैंपल्स जो हम सोप यूज करते हैं स्किन के लिए, उसके अंदर फैटी मटेरियल्स की कंटेंट ज्यादा रखे जाते हैं, और अल्कलाइन जो कंटेंट्स हैं वो बहुत कम रखे जाते हैं, ताकि स्किन के साथ किसी सूरत में भी वो डैमेज ना करे, ठीक है जी। तो वहाँ पे फैटी मटेरियल जो है वो ज्यादा होते हैं, और ये वजह है कि जो लॉन्ड्री सोप्स हैं उनके अंदर फैटी मटेरियल्स कम है, जबकि टॉयलेट सोप्स के अंदर ये ज्यादा है। हम इन चीज़ों को डिटेल से देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि जनाब तमाम फिलर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं और ये क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलर्स मैंने लिखे हैं जिसमें सुपर फैटिंग एजेंट्स हैं, जिसमें परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, कलरेंट्स हैं, कलर कैसे देना जी, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स क्या काम कर सकते हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, और पेसिफायर्स कैसे करते हैं, ओपेक कैसे बनाते हैं, टिपिकल फिलर्स कौन से हैं, हार्ड वाटर के अंदर इनके एक्शन कैसे इंप्रूव करेंगे, और एंड ऑफ कोर्स द प्रिजर्वेटिव्स, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सुपर फैटिंग मटेरियल्स क्या, सबसे पहले ठीक है, सुपर फैटिंग मटेरियल्स जो हैं ये ऐसे फैट्स हैं जो कि सोप्स के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्किन के साथ इस्तेमाल करते हुए ये अच्छा लेदर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, और लार्जर साइज के बबल्स जो है वो इनसे बनते हैं, जो कि एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सुपर फैटिंग मटेरियल्स की, ऐसे में जिसको हम यूज करते हैं। यूजुअली कोकोनट ऑयल जो है ये एक वेल नोन जो है वो सुपर फैटिंग इंग्रेडिएंट्स है, हम इसको तकरीबन 1 से 5% तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, और डिपेंड करता है कि हम इससे फोमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहते हैं। सुपर फैटिंग मटेरियल्स जो है हेल्प करते हैं, एक तो ये कि स्किन के साथ इनका एक्शन जेंटल रहता है, बबल अच्छी क्रिएट करते हैं, और अगर कोई सोप के अंदर कोई रेजिडुअल अल्कली रह गई है, ठीक है जी, कोई अल्कली ऐसी रह गई है सोप के अंदर जो कि मुकम्मल तौर पे किसी फैट के साथ कंबाइन नहीं हुई, तो सुपर फैटिंग एजेंट्स या सुपर फैट्स जो हैं जब हम ऐड करते हैं या उसके अंदर मौजूद हों तो फिर वो इस इजाफी अल्कली को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और जब वो न्यूट्रलाइज करते हैं तो स्किन के साथ इसका एक्शन और भी बेहतर हो जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए सुपर फैटिंग मटेरियल्स जो हैं ये अक्सर आपको जो टॉयलेट सोप्स हैं, ब्यूटी सोप्स, इसके अंदर मिल रहे हो, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सुपर फैटिंग मटेरियल या जैसे कोकोनट फैटी एसिड्स हैं इनको हम ऐड कर रहे हैं सोप के अंदर, सोप फार्मुलेशन के बाद, सोप फिनिश होने के सोप फॉर्मेशन के बाद, फिनिश होने से पहले पहले जब उसमें हम एडिटिव्स ऐड कर रहे हैं, और पर्पस ये होता है कि स्किन के साथ ही जेंटल एक्शन दे, लेदर अच्छे प्रोड्यूस करे। लेकिन समटाइम्स हम फास्फोरिक एसिड्स को भी यूज कर सकते हैं स्लाइट अमाउंट, जो कि अल्कलिनिटी को जो है वो कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और इसके साथ साथ कुछ फ्री जो है वो एसिड जो प्रोड्यूस करता है, फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, एक्चुअली स्प्लिटिंग करता है सोप की। So sometimes phosphoric acid at very minor concentration is used, जो कि फैट को स्प्लिट करता है सोप से, और सोप से जब फैट स्प्लिट होती है जो अल्कली बनती है उसको न्यूट्रलाइज करता है और फैट्स उसमें से रखते हैं। इस तरह के मेथड को हम कहते हैं कि ये इन सिटू जनरेशन है सुपर फैटिंग एजेंट्स की जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो सुपर फैटिंग एजेंट्स जो हैं दे आर प्रेफरेबली यूज्ड इन टॉयलेट सोप्स, इन ब्यूटी सोप्स, ताकि जो स्किन के साथ इनका एक्शन जो है वो जेंटल रह सके। Second important thing is about the perfumes. Which types of fragrance agent you want in your soap? Of course, ये एक aesthetic sense appeal करता है जब हम ये soap
के अंदर मौजूद हो परफ्यूम्स, तो जो सोप का अनडिजायर्ड ऑर्डर है, और जो उसमें से जो ऑफ कोर्स ये एनिमल नोट जो है ना, जब ये एनिमल से हम फैट्स ले रहे होते हैं तो उस एनिमल से जो फैट ले रहे होते हैं उसकी वजह से उसका जो ऑर्डर है वो भी इसके अंदर समटाइम्स सोप के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, या वो फैट्स की अगर ऑक्सीडेशन हुई हुई है तो इसकी वजह से भी एक ऑर्डर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो लिहाजा सोप्स के अंदर जो है वो परफ्यूम लाजमी है, और ऑलमोस्ट ऑल सोप्स के अंदर ये परफ्यूम लाजमी है। ठीक है जी, तो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करता है सोप की। ठीक है जी, सो जब भी आप सोप यूज करते हैं जो उसमें एनिमल ओरिजिन के फैट्स हैं, उनके लिए जरूरी कि हम फ्रेग्रेंस एजेंट यूज करें। लेकिन जिन चीजों का ख्याल करना पड़ता है फ्रेग्रेंस एजेंट इस्तेमाल करते हुए, आप लोगों ने कोल्ड क्रीम में भी इस्तेमाल की जब हम कोल्ड क्रीम बना रहे थे, इसके अलावा आपने जो वैनिशिंग क्रीम थी उसमें भी यूज किया है, शैम्पू की फॉर्मेशन के अंदर भी इसको हम यूज कर रहे होते हैं। दो चीजों का ख्याल कर रहे होते हैं कि ये सोप के साथ जो है वो इस तरह एडजस्ट हो रही हो कि जो सोप का ऑर्डर है उसको ये कवर कर रही हो। सो ऐसे फ्रेग्रेंस एजेंट्स को पिक करते हैं जो सोप के अंदर जो ऑर्डर है उसको कवर करे, और ऐसा भी हो कि अगर सोप के अंदर कोई रिमेनिंग या रेजिडुअल अल्कली पड़ी हुई है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर पड़ा हुआ है रेजिडुअल बाकी रह गया, तो कहीं उसके साथ फ्रेग्रेंस एजेंट्स जो है वो मिलकर उसको अल्कली जो है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ठीक है जी, तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि फ्री अल्कलीज ना हो, वरना ये उसको ये परफ्यूम्स को जो है डैमेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि जब ये हॉट स्टेट के अंदर हो सोप, उस वक्त इसको नहीं ऐड करते परफ्यूम्स को, परफ्यूम की एडिशन जो उस वक्त जब कोल्ड स्टेट के अंदर हो, तो ये भी जरूरी ताकि जो है वो ये वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं तो ये जल्दी यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स कोई ऐसा परफ्यूम ना हो जो जिससे कोई किसी किस्म का जो है वो एलर्जी की एक्शन हो, या एलर्जी जो है प्रोड्यूस हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द परफ्यूम्स जो है वो बेसिकली जो उसका एस्थेटिक एक्सेप्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि हर सोप्स के अंदर जो है वो आपको मिल रहे हैं। परफ्यूम्स के साथ साथ हम कुछ डिओड्रेंट्स भी यूज करते हैं। ठीक है जी, और खासतौर पे टॉयलेट सोप्स के अंदर ये डिओड्रेंट जो है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये एक्चुअली जो है ये बैक्टीरियल साइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है जी, सो जब ये स्किन के ऊपर एक्ट करते हैं तो जो पसीने के अंदर या स्वीट के अंदर जो है वो बैक्टीरिया जो है ये उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, या उनको बहुत ज्यादा जो है वो रिड्यूस कर देते हैं उस एक्टिविटी को, जिसके नतीजे में बॉडी के ऊपर अगर वो कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं बैक्टीरियल, जिसकी वजह से कोई ऑर्डर प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली उसको ये रोक रहे होते हैं। तो इस तरह ये एज ए डिओड्रेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो एनिलाइड डेरिवेटिव्स जो हैं ये अच्छे बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये बैक्टीरियल साइडल मटेरियल्स के तौर पर इनको यूज कर सकते हैं, और इनकी परसेंटेज जो है वो लेस देन 1% के करीब जो है वो इसको हम यूज कर रहे होते हैं। सो डिओड्रेंट्स जो है ये ज़रूरी है टॉयलेट या ब्यूटी सोप्स के अंदर, और वहीं पर इसको हम यूज़ करना चाह रहे होते हैं कि ताकि इसका जो ऑर्डर है स्वेटिंग का उसको हम ओवरकम कर लें उसके ऊपर। कलर्स ऑफ कोर्स, कलर्स के बगैर सोप नामुकम्मल है। हम हर तरह के कलर्स ऐड करते हैं। कुछ कलर्स या कुछ हमारे पास डाइज ऐसी होती हैं जो कि ऑयल के अंदर सॉल्युबल हैं, कुछ हमारे पास कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिस्पर्सिबल हैं। तो बस ख्याल इस चीज का रखना होता है कि कोई भी ऐसी चीज ना हम कलर यूज करें, कलरेंट यूज करें जो वाटर में सॉल्युबल हो, बिकॉज इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ऑफ कोर्स जब हम उसको यूज करेंगे और स्किन के ऊपर वाटर इस्तेमाल करेंगे तो ये स्किन को भी वही कलर दे रहा होगा। ठीक है जी, और ये कपड़ों को भी वही कलर दे रहा होगा, और ये अनडिजायर्ड कलर दे देगा जो कि ऑफ कोर्स फैब्रिक के लिए भी और स्किन के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है जी, ज्यादातर जो है वो ऑयल सॉल्युबल डाइस को ही हम यूज कर रहे होते हैं, और इन डाइस के अंदर जो है वो ऑयल रेड डाइस हैं, या इसके अलावा आपके पास दूसरी डाइस हैं जिनको हम यूज करते हैं जो कि ऑयल में ही सॉल्युबल रहती हैं। ठीक है जी, और कुछ ऐसी जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल रहते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको यूज कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज मोस्टली सोप्स जो है वो वाइट होते हैं, और ये वाइट सोप जो है या ये जो इसका वाइट कलर नजर आता है वो इसलिए नजर आता है क्योंकि इसके अंदर हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है एक वाइटनिंग एजेंट है, और वाइट सोप्स जितने भी इन तमाम के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। सो ये सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही है, जो कि एक्चुअली सोप को वाइटर इम्पार्ट कर रहा होता है।
ठीक है जी। इसके अलावा समटाइम्स कुछ चीजों के कलर जो है वो थोड़े से ब्राइट होते हैं, और ये ब्राइट कलर क्यों हो रहे होते हैं पियर, इसकी रीजन होती है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऑप्टिकल ब्राइटनर्स ऐड किए होते हैं। ऑप्टिकल ब्राइटनर की खसूसियत ये है कि जब उनको उन कंपाउंड ऐसे हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को, जो आपके पास हाई एनर्जी की लाइट है, जब उसको अब्जॉर्ब करते हैं तो वो जब उस लाइट को एमिट करते हैं तो वो लो एनर्जी की लाइट में एमिट करते हैं, जो कि विजिबल लाइट होती है। तो ऐसे में जो हमारे पास कलर है वो बहुत ज्यादा हमें लगता है कि ब्राइट नजर आ रहा है, और उसकी रीजन सिंपल ये होती है कि ऐसे सोप के अंदर हमने कुछ ऐसे ऑप्टिकल ब्राइटनर मटेरियल यूज किए होते हैं, खासतौर पर स्टिल बीन्स वगैरह जो हैं, या इसके डेरिवेटिव्स जो हैं, या टिनोपॉल्स वगैरह के जो हैं, ये बेसिकली हाई एनर्जी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, लो एनर्जी लाइट को मिट करते हैं, जिससे उसकी जो एब्जॉर्प्शन जो है, जिससे उसका जो कलर वो हमें थोड़ा सा ब्राइट दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स एस्थेटिकली अपील करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और पेसिफायर यूज करते हैं। पेसिफायर यूज करने का पर्पस ये होता है कि सोप के अंदर जो है ना कुछ अनवांटेड और अनडिजायर्ड सी क्रिस्टल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, जब उसको हम कूलिंग की स्टेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, और ये क्रिस्टल भी जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, जिसकी वजह से ये बड़ा एक अन कह सकते हैं इवन सा, या कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सा जो है वो क्रिस्टल्स जो है वो फैली होती हैं। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं जो कि चीज़ों को ओपेक बना दें, ठीक है, लाइट को ना गुजरने दें, और ख़ास तौर पे इस तरह जो सोप की जो एक बुरी सी अपीयरेंस है या जो डल सी अपीयरेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। और हम बहुत सारी चीज़ों इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम या जिंक जो है वो इनके कंपाउंड्स को यूज़ किया जा सकता है, जो कि पेसिफायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटेनियम को भी ऑफ कोर्स यूज़ किया जा सकता है, जो कि चीज़ों को ऑलरेडी वाइट बनाता है। ठीक है जी। तो ऐसे में टाइटेनियम डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, और ये पेसिफायर के तौर पे भी काम करते हैं, खासतौर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, और इसके साथ साथ जो है आप यूँ कह लें कि सोप की जो वियर रेट है उसको भी कंट्रोल करें। इसके लिए सोप के वियर रेट को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे फिलर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली इसका वजन बढ़ाते हैं। ठीक है जी। और ना तो इसकी सोलेबिलिटी को बहुत ज्यादा हाई करते हैं, ना ही इसकी सोलेबिलिटी को बहुत ज्यादा कम करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बैलेंस जो है इसके दरमियान क्रिएट कर रहे होते हैं, और इस बैलेंस क्रिएट करने की वजह से, ये फिलर्स को ऐड करने की वजह से, एक तो सोप का वजन बढ़ता है, और दूसरा साथ में ये कि ये सोप की जो सॉलेबिलिटी है वाटर उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैओलिन क्ले जो है कॉमन इस्तेमाल होने वाला, या सोडियम सिलिकेट्स जो हैं, सोडियम सिलिकेट्स आर वेरी वेल नोन फिलर्स दैट एक्चुअली कंट्रोल द वियर रेट ऑफ द सोप्स, जो कि सोप का वियर रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम सोप का वियर रेट भी कंट्रोल रखें, ताकि सोप जो है वो जल्दी ना तो हल हो वाटर के अंदर, और ना ही बहुत देर से हो, और प्रॉपर लेदर बनाए, ताकि इसकी जो प्राइस है और जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके दरमियान एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो रह सके। तो इसलिए इस तरह के फिलर्स हम ऐड करते हैं, और ये फिलर तकरीबन 50% तक भी, ऐसे भी ज़्यादा अमाउंट में भी ऐड किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सोप्स। और इसी वजह से जो सोप की जो क्लेंजिंग एक्शन है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है, और इसका पानी के अंदर जो हल होने का जो जो स्पीड है, या कह सकते हैं जो जिस रफ्तार से पानी में हल हो रहा है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा सोप के अंदर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने का मकसद ये कि सोप को ऑक्सीडेशन से बचाया जाए। इसको प्रिजर्वेटिव्स भी कह सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेशन जो है ये बेसिकली खास तौर पे जो कोई मेटल इम्प्योरिटीज अगर रह जाएं, ठीक है जी, ड्यूरिंग कैटालिसिस, तो ये मेटल जो है वो एक्चुअली कैटालाइज कर रही होती है इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को। तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से सोप का ऑर्डर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ जो सोप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं क्लीनिंग एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको कम करने के लिए अक्सर केसेस में ऐसे मेटल की इम्प्योरिटीज को हमें थोड़ा सा ब्लॉक करने के लिए हमें कोई एक ऐसा चाहिए होता है, आई वुड से दैट के जो हमारे पास ऐसा चिलेटिंग एजेंट हो जो कि उन मेटल्स को जो है वो ट्रैप कर सके। और जब ये मेटल्स को ट्रैप कर सकेगा तो ऐसे होगा कि जो मेटल की इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स बना सकेंगी ईजी के साथ, खासतौर पर बाइवैलेंट मेटल के साथ, और इसके नतीजे में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है जी।
समटाइम्स सम कुछ और चिलेटिंग एजेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, और ये चिलेटिंग एजेंट जो है वो खासतौर पे फास्फोनिक ऐसे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और ये आयरन को और इस तरह के दूसरी मेटल्स को जो है ये ट्रैप कर सकते हैं, जिससे उनका जो ऑक्सीजन का प्रोसेस है या जो फेज है वो स्लो डाउन हो। और सोडियम सिलिकेट्स ऑफ कोर्स वो तो फिलर के तौर पे काम कर ही रहा है इसके अंदर, लेकिन ये इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, जिससे सोप की जो लाइफ वो बेहतर होती है। फास्फोरिक एसिड का एक इस्तेमाल ये भी होता है, खासतौर पे जब हार्ड वाटर हम यूज कर रहे होते हैं, तो फास्फोरिक एसिड जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम जो इस तरह के वाटर के साथ ऐड कर मौजूद होते हैं सब्सटेंसेस, तो ये उनको भी जो है वो सोप के साथ जो है वो सोप मॉलिक्यूल के साथ खासतौर पे फैटी एसिड के साथ कंबाइन होने से रोकता है। तो फैटी एसिड के साथ इस तरह की मेटल अगर इम्प्योरिटीज या मेटल जो है वो कंबाइन हो, तो उसके लिए अगर हमारे पास वहाँ पे कोई एक अच्छा लिगेंड होगा जो बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट मेटल आयंस को कंबाइन कर सके, तो ऐसे में सोप का एक्शन जो है हार्ड वाटर के अंदर जो है वो इम्प्रूव करे। सो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट फिलर्स हैं या बिल्डर्स हैं जो हम सोप के अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा जो ग्लिसरीन रिकवर नहीं हो पाती वो सोप का हिस्सा अंदर रहती है, और वो सोप को एमुलेंट रखती है। एमुलेंट रखती है इसके मतलब उसको जो स्किन की वो कंडीशनिंग कर रही होती है, और इसलिए वो सूटेबल है स्किन के अंदर रहना। तो इसलिए ग्लिसरीन जो है वो फायदेमंद है जब हम उसको स्किन सोप के अंदर या ब्यूटी सोप्स के अंदर यूज कर रहे हो। ठीक है जी। और समटाइम्स पेट्रोलियम जेली को भी ऐड करते हैं या कुछ और मटेरियल्स को ऐड करते हैं जो कि सोप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको इम्प्रूव करता है, क्लींजिंग एक्शन को भी इम्प्रूव करता है, और इसके साथ साथ जो इसकी अब कह सकते हैं जो इसकी कॉस्ट है इसको भी मेंटेन करते हैं, और वे रेट को भी मेंटेन करते हैं। सो ये कुछ बिल्डर्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको तारुफ बता दिया। यू मे सर्च सम ऑफ थिंग्स इन द बुक्स कि आपके पास जो है ये मटेरियल्स जो हैं, ये जो बिल्डर्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स के कौन कौन से केमिकल्स इसमें यूज हो सकते हैं। दैट विल हेल्प यू कि आपको अंडरस्टैंड हो कि किस केमिकल को सोप के अंदर एज ए बिल्डर के तौर पर इस्तेमाल करें, इनकी प्रोपोर्शन क्या है। ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप ऐसा करें जो सोप आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो सोप आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी लेबल पढ़ें, और उससे आपको अंदाज़ा होगा सोप के अंदर एक्चुअली फैट्स कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, और इन फैट्स के साथ साथ जो है और कौन कौन से अदर एडिटिव्स हैं जिससे सोप बन रहा है। एंड दैट विल हेल्प यू कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, आप उसकी एक लिस्ट बनाएं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सोप के अंदर ये मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं और इनका ये फंक्शन है, जिससे सोप की प्रॉपर्टीज जो है वो इनहांस या इम्प्रूव हो रही होती हैं। So this is how we will go on, and in the next lecture hopefully we shall start about some detergents topic और उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी एक्सरसाइज, सोप का जो लेबल है, जो भी आप घर में सोप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि इससे आपको अंदाज़ा हो कि आप जो लेबल्स हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, और आपको मालूम है कि इस केमिकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं सोप के अंदर इनकी क्या क्या यूजेस या एप्लीकेशन हैं। So for today's work, that's it from my side, and hopefully we will see or we will talk about detergents in the coming week, and then we will discuss how detergents are different and what why they are so important. Okay? So from today's lecture, that's it from my side. If you have any questions, any queries, any suggestions, please just let me know. I would be happy to answer. Okay? For today's work, that's it. Okay? Okay. Allah Hafiz.